हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। आज के इस वीडियो में हम एमएच नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए क्लास 12 का आपका चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, इस चैप्टर पर हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे। इस चैप्टर पर बेस कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। जैसे कि इस टॉपिक में काफी ज्यादा वेटेज भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखा जाए, और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम आज के इस सेशन में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे, स्टेट एंड पाथ वेरिएबल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सारे प्रोसेस जैसे कि आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइडियाबैटिक प्रोसेस, तो इन सारे प्रोसेस के बारे में, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो ऐसे कुछ जो इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है, तो ये सारे टॉपिक को आज के सेशन में हमने कवर करा है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में सारी चीजें एक्सप्लेन करी है, बहुत सिंपल टर्म्स में हमने आपको सारे जो टॉपिक्स है उनके बारे में हम एमसीक्यूज के थ्रू हम कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर करवाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। Which of the following best describes the first law of thermodynamics? तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक को एक्सप्लेन कर रहा है या फिर डिस्क्राइब कर रहा है। तो देखिए, इन सारे ऑप्शंस में अगर देखें हम, तो ऑप्शन सी यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन है जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को डिस्क्राइब करता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है? जो टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जो टोटल एनर्जी है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की, वो कांस्टेंट होगी। किस तरीके से? देखिए यहाँ पर अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा। आइसोलेटेड सिस्टम को जिस तरीके से, मान लीजिए कोई कंटेनर है, उसके पास ना तो कोई आइडियाबैटिक वॉल्स होंगे और ना ही कोई थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स होंगे। यानी कि अगर हम इस कंटेनर के वॉल्स को देखें, तो ये जो बाउंड्री वॉल्स हैं ना ही हीट और वर्क का ट्रांसफर अलाउ करेंगे। तो इस केस में क्या होता है, जो आपकी टोटल एनर्जी है, यानी कि यहाँ पर जो आपकी डेल्टा यू वैल्यू है, ये आपकी जीरो हो जाती है। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का अगर हम मैथमेटिकल इक्वेशन देखें, तो ये होता है आपका डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, वेर क्यू जो है यहाँ पर आपकी हीट है और डब्ल्यू जो है ये वर्क डन है। तो अगर आपके एक आइसोलेटेड सिस्टम की अगर बात करें हम, तो जो टोटल एनर्जी है उस सिस्टम में, वो आपकी कांस्टेंट रहेंगी थ्रू आउट द प्रोसेस। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कहता है टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो यही होता है आपका एक तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की करेक्ट इक्वेशन हमें किस ऑप्शन में दी गई है। तो वो जो आपकी थर्मोडायनेमिक के जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की करेक्ट इक्वेशन, ये आपको ऑप्शन सी में दी गई है। तो याद रखना है, इन केमिस्ट्री डेल्टा यू जो होता है क्यू प्लस आपका डब्ल्यू होता है, वेयर एज इन फिजिक्स डेल्टा यू होता है आपका क्यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका हो जाता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पर देखिए, दो सिचुएशंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम फिजिक्स में नहीं जाएंगे, केमिस्ट्री का ही हम देख रहे हैं, तो उसी को हम देखेंगे यहाँ पर। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब क्या होता है, समटाइम्स आपको कंसिडर करना पड़ता है जो आपका वर्क डन है, आपको कभी कभार नेगेटिव भी सपोज करना पड़ता है और पॉजिटिव भी। तो उसके लिए आपको सिंपली एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, जैसे कि मान लीजिए ये सिस्टम है। ठीक है, अब देखिए, अगर सिस्टम में अगर हम एक पिस्टन वगैरह कुछ लगा दे, तो आपने क्या करा, मान लीजिए वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम वाला सिस्टम के थ्रू काम करा गया, तो उस केस में आपका जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा। और वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर ऑन द सिस्टम है, ऑन द सिस्टम है, तो उस केस में आपका ऑन द सिस्टम है, तो वर्क डन जो है ये आपका पॉजिटिव होगा। वर्क डन बाय द सिस्टम हो, वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव साइन हो जाएगा। वर्क डन के लिए आपको नेगेटिव सपोज करना है। अब देखिए, जैसे कि वर्क डन बाय द सिस्टम का अगर हम एग्जांपल ले, तो फॉर एग्जांपल आप जिम जा रहे हो, मान लीजिए आपने वेट वगैरह लिफ्ट करा, तो आप क्या कर रहे हो, उस केस में आपकी एनर्जी
लॉस हो रही है अपने वेट वगैरह, आप कुछ कैलोरीज वगैरह बर्न कर रहे हो, आपकी एनर्जी लॉस हो रही है, तो उस केस में आपकी एनर्जी लॉस हो रही है, इसलिए आपने क्या करा, नेगेटिव करा। और ऑन द सिस्टम यानी कि सिस्टम, अगर हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल पिस्टन को हमने हटा दिया, यहाँ पर पिस्टन में हमने, यहाँ पर मान लीजिए हमने पिस्टन पहले यहाँ पर था, अब हमने यहाँ पर कर दिया, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, सिस्टम के ऊपर एनर्जी लगा रहे हैं, तो उस केस में आपका जो वर्क डन है ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की इक्वेशन है ये करेक्ट आपको ऑप्शन सी में दी गई है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आगे हम और भी न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे सो दैट आपको और समझ में आ जाएगा कब आपको वर्क डन नेगेटिव और कब आपको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो फॉर नाउ इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, if a system absorbs 100 joule of heat and does 50 joule of work, what is the change in internal energy of the system? अब देखिए यहाँ पर एक सिस्टम है, बता रहा है इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, एक सिस्टम है। अब यहाँ पर सिस्टम ने एब्जॉर्ब की 100 जूल ऑफ यहाँ पर हीट, यानी कि मान लीजिए Q यहाँ पर आपका 100 है और वर्क डन जो है, वर्क करा है 50 जूल का। ठीक है, वर्क आपका 50 जूल है। तो इस केस में हमें इंटरनल एनर्जी यानी कि आपको डेल्टा यू पता करना है कि क्या होगा डेल्टा यू की वैल्यू। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक वर्ड पर आपको फोकस करना है, सिस्टम एब्जॉर्ब्स 100 जूल ऑफ हीट, यानी कि सिस्टम ने एब्जॉर्ब करा है। ठीक है, सिस्टम ने, यानी कि वर्क जो यहाँ पर डन हो रहा है, सिस्टम ने हीट ऑब्जर्व करा, यानी कि जो वर्क डन यहाँ पर हो रहा है तो ये डन बाय द सिस्टम है। ठीक है, आप ऑन द सिस्टम नहीं है, आप नहीं वहां पर वर्क कर रहे हो, सिस्टम ने वर्क करा है। तो उस केस में आपको जो डेल्टा यू है, जैसे कि आप सभी को पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। लेकिन हम डब्ल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कब लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव हम तब लेते हैं जब वर्क सिस्टम ने डन करा, यानी कि डन बाय द सिस्टम, और वर्क ऑन द सिस्टम हो तो उस केस में पॉजिटिव। लेकिन ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, इसलिए हम यहाँ पर डेल्टा यू जो है, सॉरी डब्ल्यू वैल्यू, आपकी वर्क डन वैल्यू नेगेटिव लेंगे, तो क्यू प्लस माइनस डब्ल्यू हम लेंगे। तो क्यू यहाँ पर, क्यू वैल्यू जो हीट है आपकी ये है 100 प्लस माइनस ऑफ वर्क यहाँ पर है 50 जूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 100 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 50, 100 माइनस 50 इज 50, यानी कि यहाँ पर डेल्टा यू यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ये हो जाएगा आपका 50 जूल्स। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 50। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट वेरिएबल। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एक स्टेट वेरिएबल को शो कर रहा है। स्टेट वेरिएबल कैसा क्या होता है, मान लीजिए कोई सिस्टम है और सिस्टम में सिर्फ दो ही पॉइंट, जैसे कि एक इनिशियल और एक फाइनल पॉइंट होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर T1 है और यहाँ पर टेम्परेचर T2 है। तो टेम्परेचर T1 और T2 एक उनकी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एक तरीके से ये बताता है कि स्टेट वेरिएबल, यानी कि इनको इससे नहीं फर्क पड़ता है कि किस वे से, किस पाथ से जा रहे हैं, बस एक पॉइंट, जो एक पॉइंट यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर क्या है वो चीज। तो T1 एंड T2 एक इनिशियल है एंड फाइनल पॉइंट है जिसमें कोई एक पाथ फॉलो नहीं कर रहा है। तो टेम्परेचर याद रखिएगा ये होता है आपका स्टेट वेरिएबल, वेयरएज हीट वर्क डन आपका पाथ वेरिएबल होता है। सो फॉर दिस क्वेश्चन आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, टेम्परेचर। नेक्स्ट, which of the following is a path variable। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पाथ वेरिएबल क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो देखिए पाथ वेरिएबल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है और यहाँ से यहाँ मान लीजिए जाना है, तो अगर हीट जो है, मान लीजिए हीट हम ले रहे हैं Q1 Q2, हीट जो ट्रांसफर हो रही है तो वो एक यहाँ पर एक पाथ बता रहा है कि यहाँ पर इस वे में अगर हम जा रहे हैं तो किस तरीके से ये चेंज हो रहा है, इस वे में अगर हम जा रहे हैं ये पाथ बता रहेगा। सिर्फ आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट नहीं, पाथ वेरिएबल जो कि एक पाथ बताए किसी चीज का, जैसे कि हीट और वर्क डन, ये दो आपके पाथ वेरिएबल, और जो बचे हुए वेरिएबल्स है वो सारे आपके स्टेट वेरिएबल होते हैं। तो जब भी पाथ वेरिएबल की बात है बस दो आपको चीजें याद रखनी है, एक होता है हीट और सेकंड होता है आपका वर्क डन। ये दोनों आपके पाथ वेरिएबल होते हैं और बाकी सारे आपके प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारे आपके स्टेट वेरिएबल होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें पाथ वेरिएबल पूछा गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, हीट ट्रांसफर। नेक्स्ट,
Which of the following is an intrinsic property? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हमें किस ऑप्शन में दी गई है। अब देखिए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके लिए हम इसको एक बेस्ट एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लीजिए कोई एक रूम है, ठीक है, कोई एक ऐसा रूम है। अब इस रूम को अगर मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। अब ये जो पहले रूम था, मान लीजिए ये पहले रूम था, इसका जो टेम्परेचर है, इसको डिवाइड करने के बाद भी ये फर्स्ट एंड सेकेंड जो मैंने ये दोनों एक रूम के दो पार्ट कर दिए, तो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में भी टेम्परेचर वही रहेगा। यानी कि अगर हम सिस्टम में कोई भी चेंजेस करते हैं तो एक तरीके से वो चीज चेंज नहीं होती है। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो होती है कि उसमें अगर हम सिस्टम में कुछ चेंज भी करें तो वो चेंज ना हो। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जैसे कि सारे ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो ये होगा आपका टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर पहले एक रूम का कुछ टेम्परेचर था, मान लीजिए 30 डिग्रीज है, तो अगर हमने उस रूम को अगर दो पार्ट में डिवाइड करा तो टेम्परेचर भी वही होगा, चेंज नहीं होगा। तो इसे ऐसे तरीके से जो ऐसी प्रॉपर्टी होती है तो इन्हें इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये आपको ऑप्शन बी में दिया गया है टेम्परेचर, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी? तो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, हमें ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो उसके लिए सबसे बेस्ट हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती क्या है। मान लीजिए जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक ग्लास ले लिया, ठीक है, एक ग्लास ले लिया, इसमें कुछ इतना लिक्विड फिल था, इतना इस ग्लास में वाटर है यहाँ तक। अब आपने क्या करा, इस ग्लास को आपने हाफ कर दिया। ठीक है, हाफ करने के बाद जबकि फर्स्ट ग्लास में मान लीजिए आपने उतना ही दोनों का हाफ कर लिया, तो एक तरीके से यहाँ पर दोनों भी ग्लास में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर जो लिक्विड है ये दोनों भी सेम अमाउंट में है। अगर ये 10 ml है तो ये भी 10 ही ml है, तो यहाँ पर दोनों भी ग्लासेस की क्वांटिटी आपकी सेम ही होगी। ठीक है, तो ये आपकी एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं होगी, ये आपकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी। इस तरीके से प्रेशर भी पहले मान लीजिए पहले आपका प्रेशर इस तरीके से था, आपने पहले प्रेशर को भी मेंटेन करा, दो ग्लासेस में आपने थोड़ा सा प्रेशर या फिर पिस्टन ले लीजिए, पिस्टन में आपने कुछ सिमिलर प्रेशर डाल दिया, तो ये भी आपकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन एंथैल्पी, अगर आपने मान लीजिए अगर आपने पहले 20 kgs वेट लिफ्ट करा था, अब आपने 20 का आपने हाफ कर दिया, पहले आपने 10 करा फिर 10 करा, तो यहाँ पर देखिए पहले वेट आपका 20 था लेकिन यहाँ पर आपका वेट कम हो गया, यानी कि एनर्जी आपकी कम हो गई। आपने वेट लिफ्ट करने के बाद एनर्जी, यहाँ पर आपकी एंथैल्पी इज नथिंग बट चेंज इन एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है, अगर आप दो पार्ट में या फिर किसी सिस्टम को हाफ कर लो या फिर किसी चीज को हाफ कर लो तो एनर्जी क्या हो रही है, ये हाफ हो जा रही है। तो इस तरीके से ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, which thermodynamic process is characterized by a constant volume? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं जैसे कि आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, तो इन सारे भी प्रोसेस में अगर हम देखें तो किस प्रोसेस में जो वॉल्यूम है ये थ्रू आउट द सिस्टम आपका ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, वॉल्यूम यानी कि चेंज नहीं होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए आइसोबारिक, आइसोथर्मल, ये सारे प्रोसेस होते क्या है। तो सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, तो यहाँ पर अगर इनिशियली टेम्परेचर T1 है, ठीक है, वॉल्यूम V1 है और प्रेशर P1 है। ठीक है, तो सेकेंड फाइनल स्टेज में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर T2, वॉल्यूम V2 और प्रेशर P1। प्रेशर यानी कि प्रेशर यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, तो प्रेशर थ्रू आउट द सिस्टम जो आपका प्रेशर है ये कांस्टेंट है। तो उस केस में ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है आइसोबारिक। बार से याद रखेगा क्योंकि प्रेशर का यूनिट होता है बार। तो आइसोबारिक प्रोसेस में आपका जो ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें आपके जो प्रेशर होता है वो थ्रू आउट द सिस्टम और थ्रू आउट द प्रोसेस ये आपका कांस्टेंट होता है। देन नेक्स्ट आइसोथर्मल हमें दिया गया है। आइसोथर्मल यानी कि थर्मल से याद रखिएगा टेम्परेचर। तो देखिए इनिशियली मान लीजिए कोई ये सिस्टम का टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम V1 है, प्रेशर P1 है, तो फाइनल में जो टेम्परेचर होगा ये टेम्परेचर T1 ही होगा। ठीक है, वॉल्यूम चेंज हो गया V2 और प्रेशर भी चेंज हो गया, लेकिन टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर आपका सेम है, कांस्टेंट है, तो इसे हम कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए आप जब भी आपके इनिशियल अगर कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसके अगर हम इनिशियल स्टेट की बात करें तो यहाँ पर आपका टेम्परेचर T1 है,
ठीक है, प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। तो फाइनल स्टेज में टेम्परेचर T2, प्रेशर P2, लेकिन वॉल्यूम V1 यानी कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। वॉल्यूम जो है थ्रू आउट द प्रोसेस आपका वॉल्यूम सेम हो रहा है, तो इसे प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। थ्रू आउट द सिस्टम आपका और थ्रू आउट द प्रोसेस आपका जो वॉल्यूम है ये कांस्टेंट है, तो इसे हम कहेंगे आइसोकोरिक। एंड देन आता है आपका आइडियाबैटिक। आइडियाबैटिक प्रोसेस में आपका देखिए इनिशियली जो है आपका थर्मोडायनेमिक अगर हम सिस्टम ले तो उसमें इनिशियली आपका टेम्परेचर T1 होगा, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1। उसी तरीके से फाइनल में टेम्परेचर T2, प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, यानी कि सब कुछ चेंज हो रहा है। और यहाँ पर देखिए जो आपका Q है इसकी वैल्यू 0, यानी कि जो आपकी हीट है, क्योंकि आइडियाबैटिक प्रोसेस में याद रखिए जो हीट ट्रांसफर होगी, यहाँ पर कोई भी हीट बाहर से सराउंडिंग से कोई भी हीट नहीं आती है, और जिसकी वजह से यहाँ पर आपकी जो Q वैल्यू होगी वो 0 होती है। बाकी सब में आइसोबारिक, आइसोथर्मल या फिर आइसोकोरिक में यहाँ पर आपकी कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, कुछ कांस्टेंट रह रहा है, तो कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन आइडियाबैटिक प्रोसेस में आपका जो हीट है वो आपकी सराउंडिंग से अंदर नहीं आ रही सिस्टम में, तो जिसकी वजह से Q वैल्यू आपकी 0 हो जाती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसका जो वॉल्यूम है थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट हो, तो उसे प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, in an isothermal process the internal energy of gas molecules is। तो देखिए यहाँ पर हमें पूछा गया है अगर कोई प्रोसेस आइसोथर्मल है, मान लीजिए कोई प्रोसेस है, एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जो कि आइसोथर्मल है, यानी कि उस सिस्टम में या फिर उस प्रोसेस में आपके जो थर्मल है यानी कि टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द प्रोसेस। तो उस केस में आपकी जो इंटरनल एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल्स की वो क्या होगी? तो यस, अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है तो गैस मॉलिक्यूल की जो आपकी इंटरनल एनर्जी है वो भी कांस्टेंट होगी। क्यों? तो यहाँ पर हमने देखिए एक्सप्लेनेशन लिख रखा है, हम ये एक बारी रीड कर लेते हैं। सो आइसोथर्मल प्रोसेस में मींस द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, जैसे कि हमने कहा, एंड सिंस इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स टेम्परेचर। तो देखिए PV is equals to nRT, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग सच प्रोसेस। तो अगर टेम्परेचर सेम होता है तो उस केस में क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं आइडियल गैस के अकॉर्डिंग इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर, तो जिसकी वजह से यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर अगर सेम है किसी प्रोसेस में तो आपका यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी होगी गैस की वो भी कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द प्रोसेस। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट, द गिवन ग्राफ कॉरस्पॉन्ड टू विच इक्वेशन। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है ये जो ग्राफ है ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो जैसे जैसे वॉल्यूम चेंज होता जा रहा है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, तो टेम्परेचर एक तरीके से कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम चेंज होता जा रहा है यहाँ पर। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन लिखना है। आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV is equals to nRT। तो देखिए यहाँ पर हमारा टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, ठीक है। R जो होता है केमिस्ट्री में ये गैस कांस्टेंट होता है, और N अगर हमें नहीं दिया जाए तो उस केस में हमें सपोज करना है यहाँ पर N भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर P और V, P जैसा कि हमें पता है वॉल्यूम जो है ये चेंज हो रहा है, P भी कुछ होगा यहाँ पर, लेकिन nRT ये सब सारे जो टर्म्स है ये सब कांस्टेंट है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन हमारी बन गई PV is equals to कांस्टेंट। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इस ग्राफ को जो करेक्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है वो ऑप्शन बी में है, PV is equals to कांस्टेंट। सो दैट्स इट। अब इस सेशन को हम यही एंड करते हैं। आई होप कि ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड गुड लक।